नमस्कार। लिट चौक सीजन 2 यानी इंदौर का त्योहार, आप सबका स्वागत है। मैं अरविंद तिवारी और मेरे साथ हैं इंदौर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे सांसद शंकर ललवानी और इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव। एक पार्षद से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शंकर ललवानी शहर की ज़रूरतों से अच्छे से वाकिफ हैं। वे अलग अलग भूमिकाओं में इस शहर को देख चुके हैं, काम कर चुके हैं और भविष्य के इंदौर को लेकर भी उनका एक नज़रिया है। हम सौभाग्यशाली हैं, देश के सबसे युवा महापौरों में से एक, हम सबके मित्र पुष्यमित्र इसी शहर में बड़े हुए, पढ़े और शहर के प्रथम नागरिक बनने के बाद वे जिस अंदाज में काम कर रहे हैं वो भविष्य के लिए एक सुखद संकेत है। दोनों की इच्छा शहर के लिए कुछ करने की है, इसे एक अलग पहचान देने की है और हम सबके सहयोग से, आप और हम सबके सहयोग से वे इसे मूर्त रूप देने में भी लगे हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं कल के इंदौर की। कल के इंदौर से हमारा आशय हम ये मान सकते हैं कि 2050 का इंदौर, कल का इंदौर यानी 2050 का इंदौर। हमको ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में तो शहर में हालात ठीक ठाक हैं, संतोषजनक है और कह सकते हैं कि अप टू द मार्क है। लेकिन 2050 का इंदौर कैसा होगा, इसकी क्या ज़रूरतें हैं, इसकी पूर्ति कैसे होगी, खासकर पानी, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं पिछले 2 दिन से इस सब्जेक्ट पे अलग अलग लोगों से महापौर जी फीडबैक ले रहा था, सांसद जी, तो लोगों का कहना था कि 2 जिम्मेदार लोगों से हमें इस बात की भी आश्वस्ति चाहिए कि प्रदूषण के मामले में इंदौर दूसरा दिल्ली नहीं बनेगा। लोगों का यह भी फीडबैक आया कि हमें अब जो भी विकास के काम करें या जो भी प्लान करें वो इस शहर के आने वाले 25 साल की ज़रूरतों का अच्छे से आकलन कर लें और उसके बाद करें, ताकि ये जो दूरगामी विकास हो, दीर्घकालीन विकास हो, इसका सही फायदा शहर के लोगों को मिल सके। और इसमें कोई वो नहीं है, हमने देखा है इस शहर में जब कैलाश विजयवर्गीय महापौर बने और उन्होंने बांध सड़कों का कॉन्सेप्ट पब्लिक के सहयोग से लाए तो उसका एक बहुत अच्छा नतीजा देखने को मिला। देश के कई शहरों ने उसे एडॉप्ट किया। जब विजय सिंह हमारे यहाँ संभाग आयुक्त थे तब उन्होंने कृष्णपुरा और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास की एक परिकल्पना की और आज हम इस शहर को जिस स्वरूप में देख रहे हैं उसमें योगदान कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता का भी है। जब उमा शशि शर्मा इस शहर की महापौर थी और शंकर ललवानी जनकार्य समिति के अध्यक्ष थे, तब JNNURM प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में एक काम की जो श्रृंखला शुरू हुई तो वो एक कहीं ना कहीं सोचा गया कि एक विजनरी आपने दूरदर्शिता अडॉप्ट की, उसी के चलते हम आज शहर को इस स्वरूप में लाने में कामयाब हुए। स्वच्छता के मामले में इंदौर 6 बार प्रथम स्थान पर आ चुका है, 7वीं बार भी आ जाएगा। हम इन देश का वाटर प्लस शहर है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी ज़रूरतें हैं जो लोगों को लगता है, इस सदन को लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं काम होना चाहिए। और आप दोनों को एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में शहर की जनता देखती है, उसका मानना है कि निश्चित तौर पर आप उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। एक बड़ी बात जो चल रही है वो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस शहर में जनता ने अडॉप्ट कर लिया है। महापौर जी, AICTL के माध्यम से जो काम हुआ वो कहीं ना कहीं अब लग रहा, अब जो फ्लो हम देख रहे हैं वो लग रहा है। लेकिन आने वाले समय की जरूरतें जो है उसका आकलन और उनकी पूर्ति एक बड़ा काम है ये, तो उस पर नगर निगम क्या करने जा रही है, क्योंकि आप AICTL बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या परिकल्पना है? नमस्कार। सम्माननीय सांसद श्री शंकर ललवानी जी, इंदौर प्रेस क्लब के सम्माननीय अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी और लिट चौक की टीम, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि लिट चौक 1 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मैं मेंबर था और ये आप सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद और प्रेम है कि लिट चौक 2 में वक्ता के रूप में आने का अवसर मिला है।
अरविंद दादा ने जो प्रश्न मुझसे पूछा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से इंदौर की तैयारी क्या है। इंदौर अपने आप में एक अनूठा शहर है। इस बार की धनतेरस पे एक ही दिन में 3200 टू व्हीलर बिक जाती है। 22 लाख की आबादी है 2011 के सेंसस के हिसाब से। आज मुझे लगता है कि 35 लाख तक हम होंगे, लेकिन उन 35 लाख में हमारे पास 21 लाख गाड़ियां हैं। तो ये शहर जनसंख्या के साथ साथ गाड़ी की जनसंख्या में भी बढ़ रहा है, और दुनिया का कोई भी देश आप उठा के देख लें, उसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होता ही है। लेकिन उन सभी देशों ने इससे जूझने के लिए, इसका हल निकालने के लिए एक ही रास्ता अपनाया है, और वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब तक शहर के नागरिकों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रति आस्था, उसका उपयोग करने का भाव नहीं बढ़ेगा, हम कितने भी पुल बना लें, थोड़े दिन बाद वो कम पड़ने वाले हैं। इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब इंदौर में BRTS जो 2008-9 में बना, 2012-13 में शुरू हुआ, इस 11-12 किलोमीटर के पैच को करीब करीब 100 किलोमीटर में जब तक हम नहीं ले जाएंगे, तो एक तो आने वाले 50 साल की ये योजना हो, दूसरी इंदौर के ट्रैफिक के दृष्टि से एक बार 2002 में, एक बार 2011 में अलग अलग सर्वे हुए। चूंकि अब मेट्रो इंदौर में आ रही है, तो मेट्रो खुद हमारे लिए एक मोबिलिटी प्लान तैयार कर रही है। आने वाले 2050 की दृष्टि से शहर का ट्रैफिक कहाँ जाएगा, उस दृष्टि से एक प्लान बनाकर हमको देने वाली है। तो उस प्लान के आधार पर कहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है एंड टू एंड मोबिलिटी की। जैसे उदाहरण के लिए मेट्रो से हम किसी स्टेशन पे उतरे, तो वहाँ से घर तक या ऑफिस जाने तक की हम क्या व्यवस्था करें। सिटी बस के बस स्टॉप से अगर हम उतरें, तो वहाँ से उतर के हमारी गली में, ऑफिस में, कमर्शियल बिल्डिंग में जाने का रोड मैप 2050 की दृष्टि से हम बना रहे हैं। वो ही मोबिलिटी प्लान मेट्रो पूरे शहर के साथ मिलके तैयार कर रही है। तो मुझे लगता है कि उस प्लान पे हम अगर आगे बढ़ें तो चीज़ें ठीक होंगी। और चूंकि इंदौर जनभागीदारी से काम करने वाला शहर है, तो हम सबको ये तय करना होगा कि एक ही सड़क पे बस, कार, टू व्हीलर, मैजिक, ई रिक्शा एक साथ ना चलें, सबके डेजिग्नेटेड अपने रूट हों। हेलो, शंकर भाई आप बताएं। माननीय महापौर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें बताया। उसमें एक दो बात और मैं कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि ये बात सही है कि एंड टू एंड हमें देना पड़ेगी फैसिलिटी, नहीं तो जो व्यक्ति घर से निकलता है उसको बस तक जाने में फिर वो कहाँ पार्किंग करे अपनी गाड़ी, ये बात सही है। तो ये बेसिक चीज़ है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि चूँकि ये शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर हम पिछले आंकड़े देखें तो ये शहर लगभग 40% पॉपुलेशन की ग्रोथ से बढ़ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एवरेज ग्रोथ दूसरे शहरों की 22, 23, 24% पे आके रुक जाती है, 40% हमारी 40%। और जैसा कि महापौर जी ने बताया कि धनतेरस पे वाहनों की संख्या कितनी थी, हम सबको मालूम है। देश में सबसे ज़्यादा अगर वाहन पर लेख हैं तो हमारे इंदौर में है। तो ये बात सही है कि लोग ज़्यादा वाहन न ले तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो माननीय महापौर जी ने कहा, उसमें और मैं जोड़ना चाहूँगा कि शहर के बाहर से इंदौर में एवरेज लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं। अब ये 3 लाख लोग जो इंदौर आते हैं और व्यापार व्यवसाय या किसी दूसरे काम से, एजुकेशन के काम से, फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम कह फ्लोटिंग, सकते हैं, तो ये 3 लाख लोगों का भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि उनको लगता है कि हम 2 घंटे 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, 1.5 घंटे पहुँच जाएंगे, तो अपने वाहनों से आते हैं। तो उसके लिए हमने ये प्रयास किए हैं, खास करके उज्जैन हो, मऊ हो, पीतमपुर हो, क्योंकि हमने पीतमपुर में देखा जिस प्रकार का इंडस्ट्री ग्रोथ चल रहा है।
लगभग 1200 बसें प्रतिदिन पीतमपुर जाती हैं और आती हैं। आप ये बताइए, 1200 बसें, और 4 व्हीलर तो अलग है, और वो हजारों की संख्या में, क्योंकि जितने भी पीतमपुर में इंडस्ट्री है उसमें जो मैनेजरल पोस्ट पे लोग हैं वो कारों से इंदौर आते हैं और जाते हैं, वो हजारों की संख्या में है। तो ये 2 सेक्टर है कि एक तो पीतमपुर और मऊ, और दूसरा उज्जैन। और उज्जैन अब तो कॉरिडोर बनने के बाद जिस प्रकार से तेजी से, अभी पिछली बार करने की बता रहे थे कि पूरे देश में उज्जैन का एक चर्चा चल रही है और लोग आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका लोड भी हमें इंदौर पड़ेगा। और इन 2 बातों को लेके पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री से हमने निवेदन किया था कि इस दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि इंदौर से लेके उज्जैन का और इंदौर से लेके मऊ होते हुए पीतमपुर का, इसका मेट्रो का या रैपिड ट्रेन का सर्वे हो गया है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी है कि हम इंदौर और उज्जैन और इंदौर और पीतमपुर के काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी एक 3-3.5 लाख पॉपुलेशन के लिए सुविधाजनक रहेगा। एक बात पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और जोड़ना चाहूँगा, आने वाले समय में केबल कार को देखकर पिछली बार माननीय नितिन गडकरी जी से जब हमने ये विषय को रखा था, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि इंदौर में भी केबल कार के प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि सघन एरिया में जहाँ मेट्रो नहीं जा सकती है, जहाँ बस नहीं जा सकती है, वहाँ केबल कार जा सकती है। सांसद जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस शहर की जनता की एक बड़ी पीड़ा इस शहर का अव्यवस्थित यातायात भी है। आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी, वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी, तो हम ये जो रोज शाम को लोग परेशान होते हैं, कई इंदौर आने वाले बोलते हैं कि यार आखिर इंदौर किस रास्ते से आए हैं। वो बाईपास से आते हैं, तो जिन स्थितियों का सामना इन दिनों शाम को करना पड़ रहा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। शहर का जो सघन इलाका है वहाँ जो लोग मूवमेंट करते हैं उनकी अपनी पीड़ा है। आप इस विषय पे लगातार लोगों से संवाद करते रहते हैं, जिम्मेदार लोगों से भी आप बात करते रहते, तो आखिर ये, और फिर जब आने वाला समय हम 2050 की बात कर रहे हैं, तो उस समय के लिए आखिर क्या हम ऐसे प्रयास करें अभी से कि कहीं ना कहीं लोगों को लगे ना कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस समस्या से निजात तो मिले। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और आपकी चिंता भी वाजिब है, और ये बात हम महसूस भी करते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि हम 3 स्तर पर इस पर विचार कर रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रैफिक सॉल्यूशन के लिए, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा कि नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और जो अन्य एजेंसियां हैं वो समय समय पर जिस जंक्शन पे जाम लगता है उस पर किस प्रकार के लेफ्ट टर्न हो या सिग्नल लगाना हो, वो काम कर रही है उस ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर। मीडियम टर्म में ये जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि देश के आज़ादी के इतिहास में जितनी ब्रिजेस अभी तक नहीं बनी वो इस काल में बन रही है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि आज़ादी के बाद जितनी ब्रिजेज आज तक नहीं बनी वो इस पीरियड में बन रही है। तो ये एक मीडियम टर्म सॉल्यूशन है, और भी ब्रिजेज बनने वाली है। मैं आपको इस अवसर पर बताने वाला हूँ कि इंदौर में आने वाले इस वर्ष और अगले वर्ष 10 ब्रिज बनने वाली है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलकर 10 ब्रिज बनने वाली है, और हमारी संभावनाएं और भी है। इंदौर विकास प्राधिकरण भी उसमें काम कर रहा है कि और ब्रिजेस बनाए। ये है मीडियम टर्म। और एक लॉन्ग टर्म का जो है सॉल्यूशन ये है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 शहरों में इंटरनेशनल आर्किटेक्ट के साथ एक जो हमारे एक्सपर्ट हैं मास्टर प्लान को लेकर, उसमें अलग अलग सिटियों में भेजा था, खास करके मुंबई, दिल्ली और मद्रास से बड़े सिटियों, मेट्रोपॉलिटन सिटी में। क्योंकि मैं उस कमेटी में हूँ, शहरी विकास मंत्रालय की कमेटी में हूँ, मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप जो बड़े शहरों की प्रॉब्लम आप जान रहे हैं कि आने वाले 20-25 साल में उन बड़े शहरों में और क्या मास्टर प्लान कैसा हो। हमारा इंदौर एक 2 टायर सिटी जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर 2 टायर सिटी। तो क्यों ना हमारे इंदौर में भी एक जोड़ादार शहर कि जिसमें आने वाले 50 सालों में किस प्रकार का मोबिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये जो समस्या है उसको लेकर। तो मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो यूरोपियन कंट्री के जो मास्टर प्लान के लोग थे, मिस्टर पेट्रो, वो 5 दिन तक इंदौर में थे और सभी स्टेक होल्डर से उन्होंने बात की। नगर निगम, IDA, PWD, शासन, प्रशासन, टाउन करने प्लानिंग, जन भागीदारी में जो इस रुचि रखते हैं उन सबसे बात की। और हमने 50 साल का उन्होंने एक सजेशन दिया है कि आने वाले 50 साल में इंदौर में किस प्रकार हम आगे बढ़ें।
और मैंने ये भी कहा है कि ये जो रिपोर्ट है या सबमिट आप यहाँ मत करो, ये रिपोर्ट आप केंद्र सरकार में सबमिट करो और राज्य सरकार में सबमिट करो, क्योंकि गंगा ऊपर से बहेगी तो जल्दी बहेगी, हम यहाँ से पुश करेंगे तो टाइम लगेगा। और सहमत हुए, उन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दिए और राज्य सरकार को भी दिए, और जो इस प्रकार का मास्टर प्लान बनने वाला है उसमें आने वाले 50 साल में इस सॉल्यूशन पे हम आगे बढ़ेंगे। महापौर जी, 3 टियर सिस्टम ट्रैफिक का क्या होगा आने वाले जिससे जनता की परेशानी दूर हो सके, उस पर बात हुई। लेकिन जो इंदौर की जनता की अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि बाईपास पे चलने वाला व्यक्ति इस शहर में आने के लिए जो संघर्ष करता है, तो कुछ ऐसी प्लानिंग आपके दिमाग में है, जहन में, कि आखिर इससे कैसे निजात दिलवाएं? क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया, आए दिन आप देख रहे हैं कि ये समस्या हो रही है। अभी जब स्थिति ये है तो आगे क्या होगी? मेरा ऐसा मानना है कि ट्रैफिक की जो समस्या है वो 2 प्रकार की है, एक संसाधन या इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक उसके मैनेजमेंट की। तो पहले से माननीय सांसद जी इस विषय को लगातार फॉलो करते रहे, तो आज शहर में ब्रिज बनने वाले हैं और केबल कार आने वाली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से तो बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है मैनेजमेंट वाला, वो पूरा का पूरा जो भाव और उसका पक्ष है वो इंदौर की जनता को देखना होगा। जैसे आपने एक बहुत छोटा उदाहरण दे के बताया कि इंदौर में हम बाईपास से प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ तो उसकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग से उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अब इंदौर की जनता को सारे विभागों के साथ मिलकर अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जैसे हमने स्वच्छता में बदला है, जैसे लंबे यू टर्न्स के लिए हम अपनी मानसिकता रखें, वन वे ट्रैफिक की अपनी मानसिकता को बढ़ाएं, कीप लेफ्ट का सिस्टम इस शहर में लागू करने का ये हाई टाइम है। हो सकता है इसको हमको एडॉप्ट करने में, आत्मसात करने में और लागू करने में बहुत सारे टीथिंग ट्रबल्स देखना पड़े, लेकिन चूंकि हम इसको अब मिनी मुंबई कह रहे हैं, विकास की रफ्तार में सबसे तेज दौड़ता शहर कर रहे हैं, तो ट्रैफिक की रफ्तार भी बढ़ानी पड़ेगी। बॉम्बे में जो स्पीड है गाड़ियों की, तो ये एक जनभागीदारी का विषय है। हमको कीप लेफ्ट, ऑन साइट, ऑफ साइट पार्किंग, जिसमें जनता की सहभागिता हो। जनता को अब इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी दुकान के सामने ही पार्क नहीं होगी। हम लोगों की आदत यह है कि दुकान के सामने गाड़ी पार्क होगी, सामान खरीदेंगे और उसी गाड़ी से घर आ जाएंगे। तो अब 1 से 1.5 किलोमीटर की विसिनिटी में एक स्थान पे गाड़ियां पार्क हो, वहाँ से लोग ई रिक्शा का या पैदल जाके या साइकिलों का उपयोग बढ़ाएं। शहर वही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जनभागीदारी या हमारा ट्रैफिक के प्रति जो माइंडसेट है उसको बदलना होगा। नहीं, आपका जो मूल प्रश्न था उसमें मैं और जोड़ना चाहता हूँ। बाईपास वाला, बाईपास के लिए ये हमने देखा, अभी एक मॉल बनाया, मॉल के बाद जिस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थिति बनी, हमसे कुछ छुपी भी नहीं है। उसमें जो तत्कालिक सुधार हो सकता है उसके लिए ट्रैफिक पुलिस से मेरी बात हुई थी, कुछ हल हम करने, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि जो पुराने समय जो बाईपास बना था उसके बोगदे बहुत छोटे हैं। ये वो उस समय की पुरानी परंपरा है, जब बैलगाड़ी चलती थी, उसका नाम ही केटल फीड है कि बैलगाड़ी जाने का रास्ता गांव में, क्योंकि उस समय आउटर में था, उस समय जो सोच था वो थोड़ा पुराना सोच था। अभी जो माननीय नितिन गडकरी जी सोच रहे हैं वो ब्रॉड है, और जो ब्रिजेस बना रहे हैं वो बिल्कुल ही ऐसा बनाने कि आने वाले 50 साल में ट्रैफिक की समस्या नहीं हो। और उसी को देखते हुए जब पिछली बार माननीय नितिन गडकरी जी इंदौर आए थे, हमने उनसे मांग करी थी कि बाईपास पे हमें ब्रिजेस चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि 5 ब्रिज बाईपास पे बन रहे हैं, उसके टेंडर भी हो गए, 1 का काम शुरू हो गया, 4 का काम अगले महीने शुरू होगा, टेंडर हो गया, स्वीकृति आने वाली है। तो ये जो समस्या आ रही है बाईपास पे जाम की, वो कुछ हद तक हल होगी। दूसरा, हमने बाईपास के लिए सुझाव शासन के पास भेजा है। पिछले दिनों जब इस विभाग के टाउन कंडी प्लानिंग के PS नीरज मंडल जी भी आए थे, और वो भी उस प्रेजेंटेशन में मैंने दमदारी से कहा था कि जो सर्विस लेन है इसको 2 लेन को 4 लेन हमें करना पड़ेगा, और इसके लिए भी शासन के पास प्रस्ताव भेजा है। मुझे लगता है ये जब 4 लेन हो जाएगा और ब्रिजेस बन जाएंगे तो हमारी बाईपास की समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी। इंदौर इस मामले में सौभाग्य, इसमें एक काम हमने और कर दिया है कि 4 लेन का प्रपोजल पेंडिंग है, सर्विस रोड 4 लेन हो जाए, लेकिन उसके पहले जब तक नहीं हो तब तक हमने उसको, जो उसका शहर के साइड वाला सर्विस लेन है उसको 2 लेन पक्का बनाने का, 54 करोड़ पे आ गया। हाँ, उसमें NHI ने हमको 54 करोड़ की मदद की है, बाकी पैसा हम मिला के करीब 85 करोड़ में उस सर्विस लेन को 2 लेन बना रहे हैं, जो अब टेंडर की स्टेज पे है।
देखिए, इंदौर इस मामले में हमेशा सौभाग्यशाली रहा कि इस शहर को जिसने भी नेतृत्व दिया उसके पास अपना एक नजरिया था, विजन था। जयदीप भाई, इंदौर के होलकर राजाओं ने उस जमाने में पैट्रिक गेडिस को इंदौर बुलवाया जब परिकल्पना नहीं कर सकते थे। विश्व के एक ख्यात वास्तुशास्त्री को इंदौर बुलाया और इंदौर का मास्टर प्लान बनवाया। आज भी जब भी देश में कहीं भी मास्टर प्लान की चर्चा होती है, कहा जाता है कि इंदौर में पैट्रिक गेडिस ने मास्टर प्लान बनाया था। इंदौर में 7 मंजिला अस्पताल उस दौर में बन के खड़ा हो गया था जब छोटे मोटे अस्पताल इस सेंट्रल इंडिया में थे नहीं, तब 7 मंजिला अस्पताल खड़ा हो गया था। यशवंत सागर इंदौर में उस दौर में बना। इंदौर के होलकर शासकों ने रेल लाइन लाने की पहल की, तो इंदौर इस मामले में सौभाग्यशाली है। महापौर जी, अब पानी एक बड़ा मुद्दा भविष्य में बनता नजर आ रहा है। जरूरत ज्यादा है, पानी कम है। इंदौर में जो नया क्षेत्र जुड़ता जा रहा है उसमें आज भी पानी की किल्लत है। हमारे यहाँ कई इलाकों में 600 से 700 फुट 800 फुट तक पानी नहीं है। कई इलाके ग्रे जोन में आ गए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को साल में 1 लाख रुपए पानी खरीदने पे खर्च करना पड़ रहा है, जो शहर के बाहरी इलाकों में रह रहे हैं। चौथा चरण की बात चल पड़ी है, ग्रीन ब्रांड आप ला रहे हैं। कई बार बात होती कि कई क्षेत्रों में 24 घंटे पानी हम देने लग जाएंगे। क्या स्थिति है? हम भविष्य को लेकर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? और इंदौर में सालों पहले जन आंदोलन के माध्यम से नर्मदा का पहला चरण आया था। आप ग्रीन बॉन्ड लाने की तैयारी में हैं, लेकिन इंदौर में जब दूसरे चरण के लिए लोन लिया गया था, उस कर्ज का बोझ भी नगर निगम को बहुत भारी पड़ा था। थोड़ा इस पर विस्तार से बात करते हैं। पहले पानी की आवश्यकता, उसकी पूर्ति, और उसके बाद ग्रीन बॉन्ड पे फिर बात करते हैं। जहाँ तक पानी के सप्लाई की और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, उसके पहले ये बात बहुत आवश्यक है कि पानी के मामले में हम एशिया के सबसे रईस शहरों में से एक हैं। इंदौर की जनता एशिया में सबसे महंगा पानी उपयोग करने वाली जनता है। हम लोग 27 रुपये किलो लीटर का पानी उपयोग करते हैं, पीने के लिए भी, साफ सफाई के लिए भी, गाड़ी धोने के लिए भी। तो उस दृष्टि से इंदौर जो है वो बहुत रईस शहरों में से एक है। हमारे पहले की पीढ़ी दूरदृष्टि जिन नेताओं की रही, तो इंदौर शहर में मां नर्मदा के 3 चरण आए। इन तीनों चरणों से अभी वर्तमान में पानी की मात्रा तो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक मुद्दा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सुधरे, इसलिए अभी एक प्रयास किया है कि 1 लाख कनेक्शन 24 घंटे वाटर सप्लाई पे हों और वो मीटर से रेगुलेट हों, और आने वाले जितने कनेक्शन नए होने वाले हैं वो भी उसी दृष्टि पे हों। और अमृत 2 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का इंदौर को लेकर एक अलग प्लान है, उस अमृत 2 में अब बहुत आवश्यकता है कि मां नर्मदा का 4था चरण इंदौर आए। तो उसकी हमने डीपीआर और तैयारी पूरी की है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ 4थे चरण से ये जो नई संभावनाएं इंदौर में जुड़ती जा रही हैं, इंदौर, महू, देवास, सांवेर, ये अब एक है। यहाँ तक की जिम्मेदारी आने वाले दिनों में इंदौर को लेना है। तो मां नर्मदा का 4था चरण और अमृत 2 से डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग ये हो गई है। लेकिन एक बहुत विशेष बात ये है कि पहले का जो पानी इंदौर में हम इतना महंगा पी रहे हैं, उसमें नगर निगम को अकेले जलूद से पानी पंप करके इंदौर की टंकियों से डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें लगभग 25 करोड़ रुपए महीने का खर्च केवल पानी के सप्लाई में है। और उसका जो रिटर्न है या जो बिल हम लोगों से पानी का लेते हैं, वो उसका 5 से 10% भी नहीं है। तो ये जो साल का करीब 300 करोड़ का खर्चा है, इसको कम करने की दृष्टि से जलूद में सोलर प्लांट लगाया जाए और सोलर प्लांट से बिजली प्रोडक्शन करके ये बिजली का कम करने का प्रयास हम लोग करने वाले हैं। और इंदौर नगर निगम पहली देश की नगर निगम होगी जो ग्रीन एनर्जी के लिए पब्लिक इशू लेके आने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये जब खर्चा इवन स्टेज पे आ जाएगा तो हम महीने का 6 से 7 करोड़ रुपए इंदौर नगर निगम का बचा लेंगे। और 244 करोड़ का जो पब्लिक इशू होगा, वो 244 करोड़ वैसे किसी बैंक से लोन लेना आसान काम है,
साढ़े 7% का हमको इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इंदौर ने हमेशा सारे नए काम जनभागीदारी से किए हैं। तो जनता की सहभागिता से पब्लिक इशू लाकर उनको 8 से 8.25 8.5% तक का हाफ ईयरली रिटर्न देकर ये बॉन्ड लाने की योजना है, और ऐसी इंदौर नगर निगम पहली नगर पालिका होगी देश की। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा। जी जैसे कि महापौर जी ने पूरा उसका प्लान बता दिया, पर एक हम सबको एक बात के लिए भी और विचार करना चाहिए। ये मेरा हो सकता है व्यक्तिगत सुझाव हो, लेकिन ये निर्णय शहर को करना है। बड़े शहरों में हमने देखा है कि ट्रीटेड वाटर की लाइन एक अलग होती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम देखें कि जिसमें चाहे मल्टी में अगर 100 फ्लैट हैं या 50 फ्लैट हैं, तो उसको वहीं अलग एक टैंक रहता है, उसको ट्रीट करते हैं, और वॉशरूम हो या गार्डन हो या जिसमें उपयोग में जो पीने योग्य काम छोड़कर दूसरे कामों के लिए उसके लिए वो वापरते हैं। और मैंने देखा है बड़े शहरों में, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में ओवरऑल ये प्रयोग सफल भी रहा। ओवरऑल सफल भी रहा। तो भविष्य में मुझे लगता है ऐसे कोई लॉ बनना चाहिए बिल्डिंग परमिशन में कि जिसकी बड़ी कॉलोनी हो, बड़े मॉल हो, बड़े वो हो जहाँ पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, आप पानी तो पहुँचा देंगे, लेकिन वही पानी अगर बगीचों में जाएगा, अगर वही पानी फ्लश में जाएगा, वही पानी कार धोने में जाएगा, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक हमें पानी पहुँचाना है वहाँ पहुँचाने में और देर लग सकती है, जिस प्रकार से पॉपुलेशन बन रही है। तो ये शहर को निर्णय करना है, और मैं चाहता हूँ कि इस निर्णय में महापौर जी का हम सब साथ देंगे। धन्यवाद। मैं आपको तो वैसे पता ही है, लेकिन आपके प्रश्न आपने किया है तो मैं आपको 300 टीपीडी का जो सीवरेज हमारा रोज ट्रीट होता है, उसके पानी से नगर निगम अपने बगीचों में तो पानी दे रहा है अभी, और हमारा किसानों से भी एमओयू है, तो किसान भी वो ट्रीटेड पानी अभी खेती के लिए लगभग 400 एकड़ की ज़मीन का पानी का उपयोग बारिश के काल के अलावा किसान उसका उपयोग कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ को भी दिया जा रहा है। लेकिन जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है कि बड़ी मल्टीज़ में, मॉल्स में, हाई राइज़ में पानी का वहीं उपयोग हो, कॉलोनी का पानी गार्डन में उपयोग हो। अभी ट्रीट करके हम रिवर्स लाइन से भेज रहे हैं, रिवर्स लाइन से नदी में भी ला रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं उपयोग होना ये बहुत ही आवश्यक है। मतलब उस पर अब सहमति बना के काम शुरू करने का हाई टाइम है। तो मुझे तो लगता है आप सब लोगों को इसका अभियान चलाकर अपनी अपनी कॉलोनीज़ में, अपनी अपनी मल्टी में जन भागीदारी से ये ट्रीटमेंट प्लांट डालकर अपने बगीचे और गाड़ी धोने का पानी, कॉलोनी की सड़कें साफ करने का पानी वहीं से उपयोग करना चाहिए। महापौर जी, इसमें मुझे लगता है नियम बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें लगता है कि हम रिक्वेस्ट करें, एक माहौल बनाएं, और उसके बाद भूमि विकास अधिनियम में नियम बनाएं, ताकि जो बड़े मल्टी हैं, क्योंकि हम ऐसे बोलेंगे अभियान चलाएंगे तो वो माहौल बनेगा, लेकिन कहीं रूल्स में आ जाए फ्रेम करना चाहिए। महापौर जी, जिस तरीके से पानी बचाने के लिए और बारिश के पानी को धरती में उतारने का प्रयास नगर निगम ने शुरू किया और उसको शहर में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, जनता आपके साथ हुई, उसमें टेक्निकल असिस्टेंस नगर निगम ने उपलब्ध कराया। मुझे लगता है कि सांसद जी ने जो बात कही है उस दिशा में भी इस शहर की जनता आपके साथ आ जाएगी। तकनीकी मदद यदि नगर निगम उपलब्ध करा दे, इस तरह का कोई प्रावधान होने लगे, तो निश्चित तौर पर जिस मल्टी में लोग रहते हैं वहीं का पानी वहीं ट्रीटमेंट हो जाए और उसका उपयोग उस मल्टी में होने लगे। ये संभव है, कतई असंभव नहीं है। इसमें और एक बात जोड़ना चाहूँगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान करा था आज़ादी का अमृत महोत्सव, और सभी सांसदों से ये अनुरोध था, उनका अपेक्षा थी कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अपने अपने जिलों में 75 सरोवर बनाए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, तो हमने इंदौर के आसपास जो हमारा इंदौर का जिला है, संसदीय क्षेत्र है, उसमें हमने 92 तालाब खोदे हैं और पानी भरा गया है। क्या बात। और आने वाले समय में उसका असर हमें शहर में दिखेगा। और दूसरा उन्होंने आह्वान किया था केस द रेन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लोकसभा में आह्वान किया था केस द रेन, यानी वर्षा की बूंदों का जो आप बात कर रहे हैं, उसी को लेकर हमने पिछली बार जब ये अभियान जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, तब हमने इंदौर में चलाया था, और नगर निगम ने एक साल के अंतर्गत लगभग 1 लाख के आसपास 97 हुए थे और 97,000 वाटर रिचार्जिंग का काम किया था। तो इंदौर के लोग जन भागीदारी में बहुत आगे रहते हैं, उसके लिए इंदौर की जनता को धन्यवाद। सांसद जी, इन दिनों शहर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है नाइट कल्चर का। मैं उसे नाइट कल्चर नहीं कहता हूं, मैं उसे वर्क कल्चर इन नाइट कहता हूं। आप लोगों ने सबने पहल की, इंदौर में जो आईटी हब बनता जा रहा है, इंदौर में जो कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, उन सब की ओर से
इस तरह की बात उठी थी तो आप लोगों की पहल हुई, सरकार ने इसको माना और इंदौर में कई क्षेत्र 24 घंटे के लिए खुले रहने लगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो ये आदेश है इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो लोग रात को काम कर रहे हैं उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, उनका अपना मूवमेंट का एक शेड्यूल है, और जिन संस्थानों में है वो कई सुविधाएं उन्हें वहां उपलब्ध हैं। इससे इतर क्या हो रहा है कि जिन लोगों की रात को सड़कों पे जरूरत नहीं है वो सड़कों पे आने लगे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा इस शहर में बन गया और पिछले 1-1.5 महीने में मुझे लगता है कि आधा दर्जन से ज्यादा बार शहर के अखबारों की सुर्खियों में ये बातें रही है। एक चिंता का विषय आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा इंदौर में बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं, इंदौर चूंकि कोचिंग हब बन गया इसलिए युवा बहुत आ रहे हैं, इंदौर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इसलिए यहाँ लोग आ रहे हैं, तो इससे आखिर कैसे निजात पाएंगे? देखिए, नाइट वर्क कल्चर का, इसको हमने अभी जो समाचार पत्रों में हम पढ़ रहे हैं, नाइट कल्चर, अरविंद जी ने सही कहा, ये नाइट कल्चर नहीं है, ये नाइट वर्किंग है। नाइट वर्किंग के लिए हमने ये बात कही थी, और सिर्फ उनके लिए कही थी कि जो हम देख रहे हैं आईटी के क्षेत्र में, जब हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, और बहुत सारा काम आईटी के क्षेत्र में इंदौर में हो रहा है। जब मैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आईटी वालों से मिलता हूँ तो उनसे जब मैं बात करता हूँ कि आप इंदौर में खोलिए, इंदौर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, इनपुट आप करिए, तो उनका एक ही बात कहना था कि आपके यहाँ नाइट वर्किंग है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो विदेशी काम होता है सब नाइट में होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे युवा साथी हैं, आईटी के क्षेत्र में इंदौर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मैं बता दूं, कल भी हम आईटी के लोगों के साथ बैठे थे। आने वाले दिनों में नई आईटी पॉलिसी भी आने वाली, जैसे स्टार्टअप पॉलिसी आई है, मध्य प्रदेश में नई आईटी पॉलिसी भी आ रही है, और उसको देख के एक बड़ा इंदौर आईटी का हब बनने जा रहा है। तो उसके लिए जो आवश्यक है वो है नाइट वर्किंग का। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो जब उसमें चर्चा की थी उसमें ये तय किया था कि हम कभी भी बार हो, पब हो, या जो इस प्रकार के जो हो उनको अलाउ नहीं करेंगे। वो अलाउ पुलिस कर भी नहीं रही है, पर मुझे लगता है इसमें समीक्षा होनी चाहिए कि क्यों इस प्रकार के हालात हो रहे हैं। हमारे कहना शहर को देश और विदेश के साथ आगे जोड़ के इकोनॉमिक रूप से बढ़ाना भी है, दूसरी ओर हमारे जो शहर की तासीर है उस तासीर को भी हमें बचाना है, तो इस पे समीक्षा होना चाहिए। इसके बीच में संतुलन कैसे रहे आखिर? संतुलन ये रहे कि हम, है ना? देखिए हमने जो किया है वो आईटी के क्षेत्र में हो सकता है हम उनको आइडेंटिटी कार्ड दें, हो सकता है, देखो नाइट में किसी को जाने आने के लिए रोक नहीं सकते, पर नाइट में अगर कोई ड्रिंक करके करता है, मैंने प्रशासन से कहा है कि अगर कोई ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और हम पॉलिटिशियन लोग एक बार भी आपको नहीं बोलेंगे कि इसको छोड़ो, आप कड़ी से कड़ी सजा दे। एक बार अगर सब शहर तय कर देगा तो मुझे लगता है इसमें सुधार आ सकता है। हम ऑडियंस पे चलते हैं, उसके पहले एक दो छोटी मोटी जिज्ञासाएं और जो मुझे लगता है कि जिन पे यहाँ पे मेरा, लेकिन आपने बहुत लाजमी और समय का प्रश्न उठाया है जी। तो ये तो 24/7 इंदौर को खोलना एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, हमने उसको करके देखा है, और शहर के उस क्षेत्र को खोलने की कोशिश की है जहाँ रात के वर्क कल्चर से शहर को एक कोई स्थान और नाम मिले। लेकिन जो पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण है जी, और पब कल्चर है, उस पर भी प्रश्न उठाना चाहिए कि इंदौर मान लीजिए 1 मिनट के लिए 24/7 खुलना बंद हो गया, रात को जो खाने की दुकानें हैं वो बंद हैं, बीआरटीएस के आसपास के 100 मीटर की दुकानें जो खुलती हैं वो बंद हो गई, तो क्या जो खराब नाइट कल्चर है या जो विसंगतियां या जो वीडियो आपको देखने को बंद हो जाएंगे? तो क्या वो बंद होने वाले हैं? अगर ऐसा होने वाला है तो सांसद जी भी उस दिन थे, हम भी थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको, किसी भी निर्णय को अगर उसके दुष्परिणाम है तो रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। इसमें स्पष्टता है, उसको ट्रायल करके देखा है, उस पर रिव्यू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पे भी बात उठनी चाहिए। महापौर जी, इस शहर में नाइट वर्क कल्चर इन नाइट कोई नई बात नहीं है। अभी इंदौर बढ़ रहा है इसलिए आईटी इंडस्ट्री आ रही है, कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, तो हमने चिंता की। जयदीप जी यहाँ बैठे हैं, शहर को जानने वाली वसंत सोनी जी बैठे हैं, और भी शहर को जानने वाले कई लोग बैठे हैं।
राजवाड़े और उसके आसपास सालों से वर्क कल्चर इन नाइट ही था। रेडीमेड के जो कारखाने जिनमें हजारों मजदूर नौकरी करते हैं, वो रात को जब रात की पाली में नौकरी करते थे तो वो राजवाड़े पे आते थे। मिल भी थी, मिलें रातों थी। दिन। उसके अलावा जो सराफा में जो कारीगर हैं जिनका 24 आवर वर्किंग चलता है सोने के जेवर बनाने का, वो सब लोग राजवाड़े पे आते थे। तो हमारे शहर में और तब एक सब कुछ ठीक ठाक चलता था। चलिए बढ़ रहा है शहर, नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि एक बहुत अच्छा सिस्टम जो लागू हुआ है, कुछ विसंगतियों के कारण उस पर सवाल न खड़ा हो, इस दिशा में हम सब कुछ, जितनी आपकी चिंता है उतनी इस शहर के नागरिक के नाते हमारी भी चिंता है। एक सवाल और इस फोरम पे मेरे, इसमें सरकार भी चिंता कर रही है और सरकार, मुझे लगता है कि पब को बंद करने के लिए कैबिनेट में विचार आया कि हमने वहाँ बात रखी है और मुझे लगता है सरकार इसमें जरूर विचार कर रही है। अगर वो होता है तो सब उनका स्वागत है। आखिरी सवाल मेरी ओर से था, बढ़ता वायु प्रदूषण। आज ही मेरी सुबह बात हुई तो बताया कि आज AQI 106 गया है और सामान्यतः कोशिश ये रह रही कि 80-90 के आसपास ये रहे। वाहनों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ना एक सुखद संकेत ये है इंदौर के लिए कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 98% 95% जो है वो या तो CNG पे चला गया या इलेक्ट्रिक उस पर चला गया। लेकिन अभी बड़ी संख्या में जो निजी वाहन है वो अभी भी डीजल पेट्रोल संचालित है और आने वाले समय में जब वाहनों की संख्या बढ़ना है तो ये इस दिशा में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम बहुत जरूरी हो गया है कि हम, क्योंकि ये बताया आपने कि अभी धनतेरस पे 21-22 हज़ार गाड़ियाँ उड़ गई और इंदौर के लोगों के लिए तो ये प्रचलित हो गया देश भर में कि इंदौर में आदमी सिंगल भी चलता है तो वो SUV में ही चलता है, बड़ी गाड़ी में ही चलता है। ये क्या मालूम क्यों इंदौर के शहर के लोगों की एक तासीर हो गया। तो इसलिए एक बड़ी समस्या ये होना, तो आखिर इस पे ये एक बड़ा काम है, इस पे कैसे हम वर्क करेंगे कि जो निजी वाहन है उनको इलेक्ट्रिक और CNG पे लाने की दिशा में, उस दिशा में कैसे काम करेंगे? देखिए, इसमें सरकार इंसेंटिव दे रही है और समय समय पर इसके लिए हमने केंद्र सरकार की एडवाइजरी भी जारी हुई है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि महापौर जी ने जो शुरुआती गाड़ी ली थी वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ली थी और धीरे धीरे इसका चलन बढ़ भी रहा है। उसमें कुछ तकनीकी इशू हैं जो नेशनल लेवल पे उठाए गए हैं और माननीय नितिन गडकरी जी इस विषय को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन, इथेनॉल और बाकी हाइड्रोजन गैस पे भी बात चल रही है। ये विषय पूरे देश में चल रहा है। मैं तो शहरी विकास मंत्रालय की कमेटी में हूँ, हर महीने किसी न किसी शहर में हम जाते हैं। उस मान से हमारा इंदौर बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 100 वाला जो आप 104 बोल रहे हैं आज है तो उसको अच्छा मान के चलें। हम और कैसे हम बेस्ट कैसे हो सकते हैं देश में, अच्छे से अच्छे कैसे हो सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए। और उसको लेके CNG है, इलेक्ट्रिक है, उस वाहन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा मानना है कि अभी ये भी एडवाइजरी जारी हुई है कि पुराने वाहनों को हम किस प्रकार रोका जाए। और अभी तो दिल्ली में तो ये स्थिति है कि जो 10 साल पुराने वाहन है उसको बैन लगा दिया गया, सही है ना, करने की बंद ही कर दी है। वहाँ तो पूरे वाहन बंद कर दिए 10 साल पुराने। तो इंदौर में स्थिति न आए कि हम पुराने वाहन बंद करने पड़े, तो उसके लिए हम सबको सामूहिक विचार करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगा तो वाहन कम होंगे और उसके लिए समय समय पर काम भी हो रहे हैं और सरकार उसमें मदद भी कर रही है। आप कुछ बोलेंगे इस पर? नहीं, स्वच्छता में सिरमौर रहने के साथ साथ स्वच्छ हवा और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ठीक नहीं रहा तो स्वच्छता हमारी बेईमानी होगी। इसलिए 2-3 प्रयास जो हमको करने चाहिए। एक, शहर में हमने ये सोचा था कि 100 अहिल्या वन हो जो इस शहर के लंग्स के रूप में काम करें। तो अब शहर में 104 स्थान ऐसे हैं जिनको हम अहिल्या वन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो आप और हम सब मिलके वहाँ ज़रूर पेड़ लगाएं। दूसरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के 3 पैरामीटर्स हैं, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक ट्रैफिक और तीसरा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो इंदौर के लिए बहुत खुशी की बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और ऐसे जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं उन्होंने एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, स्टडी करने के लिए और उसका प्लान बनाने के लिए 3 शहरों को चुना है, नैरोबी, जकार्ता और इंदौर। और उसका फर्स्ट फेज का सर्वे इंदौर को लेकर हो भी गया। एक कॉन्फ्रेंस इजिप्ट में हुई भी है जिसमें हम लोग भी यहाँ से जुड़े थे। तो वो शहर की स्टडी कर रहे हैं, हम उनको अपने सुझाव दे रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तो चूंकि ऑलरेडी
हम लोग उस पैमाने पर हैं, तो एक ट्रैफिक से जो पॉल्यूशन हो रहा है और एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसमें कई सारे सुझाव हैं कि कोल से, लकड़ी से चलने वाली को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए, कुछ नए ऐसी मशीन्स और ऐसे टूल्स लगाए जाएं जो पॉल्यूशन को वहीं कंट्रोल करें। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भाई साहब ने भी उसमें करवाया है कि इंदौर में जितने लोडिंग रिक्शा हैं उनको ई लोडिंग रिक्शा में कन्वर्ट करें और उनको 3 साल की चार्जिंग हम फ्री दें और लोन भी कराएं। तो ऐसे ई व्हीकल पे और सीएनजी व्हीकल पे नगर निगम ने भी तय किया है कि अब जितनी डोर टू डोर गाड़ियां हैं वो डीजल की बजाय वो सीएनजी की हो जाए। तो एक चार्जिंग स्टेशन भी 125-140 शहर में नए चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे हमारी आदत में आने वाला है और एयर क्वालिटी इंडेक्स पाने के लिए एक अभियान चला और सफल रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त इंदौर, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण वो भी है। महापौर जी, जहाँ तक अगर यदि मैं सही हूँ तो इंदौर नगर निगम देश का शायद पहला नगर निगम है जिसके पास इतनी कैपेसिटी तो गैस की है कि जो अपने वाहनों को जो है वो पेट्रोल और डीजल से मुक्त कर सकता है। बिल्कुल है। कुछ सवाल ऑडियंस से ले लेते हैं, लेकिन सवाल को कल का इंदौर यानी इंदौर 2050 पर ही केंद्रित रखें। लीजिए एक सवाल, जोशी जी। मेरा सवाल, महापौर जी आपने कहा कि ई व्हीकल्स चलाएंगे, जो छोटे ई व्हीकल्स कनेक्ट होंगे लोकल ट्रांसपोर्ट से, तो उन ई व्हीकल्स को अभी से रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है। अगर शहर में हम उनको देखें तो जहाँ तहाँ खड़े होते हैं, तो उसके लिए लेकर भी कोई एक प्लान बनाया जाना चाहिए। मुझे ध्यान नहीं, आप जो पहला जो प्रश्न इस सत्र का हुआ था उसमें ये बात आई थी कि शहर के ट्रैफिक और मोबिलिटी प्लान को प्लान करना चाहिए। एक ही सड़क पे ई रिक्शा भी चल रही है, 2 व्हीलर भी, 4 व्हीलर भी, मैजिक भी, हमारी बसें भी और सिटी बसेस भी। तो एक मोबिलिटी प्लान तैयार हो और हर व्हीकल चलने के लिए डेजिग्नेशन रोड हो और एक उसकी पार्किंग का स्थान भी हो। ये अत्यंत आवश्यक है। आपका प्रश्न जो है वो उस पर काम हो रहा है। जो मेट्रो इंदौर में आ रही है वो इसका प्लान बना रही है। एक सवाल इधर से ले लेते हैं, मुकेश जी। आप दोनों वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं शहर के। शंकर भैया शहर रफ्तार से दौड़े, ये बात हुई, अरविंद भैया ने भी बोला। रेल की पटरी पर इंदौर क्यों रफ्तार से नहीं दौड़ पा रहा है? क्यों हमको शताब्दी नहीं मिल पाई? क्यों वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिल पाई? इंदौर भोपाल के बीच में नॉन स्टॉप इंटरसिटी चलाने की बात थी, वो खंडवा वाला प्रोजेक्ट वर्षों से अधूरा है, दाऊद गोदरा वाला प्रोजेक्ट भी। तो इन सब में क्या आगे हो रहा है? दूसरा, साहित्य के मंच पे आप दोनों आए हैं, तो आने वाले 50 साल को लेकर शहर में और कितने सभागृह उस तरह के होंगे कि हम साहित्य और संस्कृति के आयोजन कर सकें? सरकारी सभागृहों की बात कर रहा हूँ, निजी सभागृहों की नहीं। पीछे ले लेना। देखिए, 2 प्रश्न हैं आपके। एक प्रश्न रेल कनेक्टिविटी को है, और मैं बता दूं कि जो रेल कनेक्टिविटी है, क्योंकि हमारा जो इंदौर रेलवे स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे के एंड स्टेशन है, आखिरी स्टेशन है एक तरफ से। पर इसको मेन ट्रैक पे लाने के लिए जो योजना बनी थी उसमें 2 बातें थी। एक तो इंदौर दाहोद को लेकर और इंदौर खंडवा वाला जो काम बंद पड़ा था। इंदौर दाहोद वाला काम शुरू हो गया, टेंडर हो गया, टनल का काम इस माह शुरू होने वाला है और मुझे लगता है इंदौर धार जो है अगले वर्ष तक हो जाएगा और इंदौर धार से फिर इंदौर दाहोद भी जुड़ जाएगा। तो 2024 में इंदौर दाहोद वाला काम लगभग पूरा होने की संभावना है। और इंदौर खंडवा वाला जो बात बता रहे हैं, तो इंदौर से लेके मऊ, मऊ से लेके सनावत, अब बीच में जो पोर्शन है उधर से हम अगर खंडवा की बात करें वहाँ से काम शुरू होके सनावत तक आ गया है। सनावत और मऊ के बीच में जो काम है वो चल रहा है। बीच में काम इसलिए रुका था कि जो पुराना प्रोजेक्ट था जिसको हम वर्षों से आदरणीय ताई जी के माध्यम से काम शुरू हुआ था, लेकिन उसमें हमने देखा है कि वहाँ घाट है। अगर सड़क पे जाते होंगे घाट दिखता होगा, तो ट्रेन के लिए भी घाट है, यानी स्लोप ज़्यादा है। अब उसके लिए अगर उधर से आएंगे स्लोप ज़्यादा, इधर से आएंगे तो चाड़ी है, वो उतार है, उधर से चाड़ी होती है। तो उसको देख के जो पहले एक प्रोजेक्ट बनाया गया था पहले की सरकारों ने, उन्होंने बनाया था कि 1 मीटर पे 1.5 इंच का 1 इंच का स्लोप। उसको लेके जब बात आई कि ये जब ट्रैक बन जाएगा तो ये मेन ट्रैक हो जाएगा, साउथ में जाने वाली सभी गाड़ियाँ इधर से जाएगी, चाहे राजस्थान की हो या कहीं की भी, सब गाड़ियाँ इधर से जाएगी।
तो उसके लिए ध्यान में आएगा था कि मेट्रो ट्रैक होने के बाद 150 किलोमीटर का रास्ता कम होने का माल गाड़ियाँ भी इस पर चलने वाली है। तो जो पैसेंजर गाड़ी है वो तो एक इंजन पे चल जाएगी, अगर मालगाड़ी इस पे चली तो 2 इंजन लगाना पड़ेंगे जैसे अभी लगते थे, तो 2 इंजन लगाने पड़ेंगे। उसके लिए फिर ये बात आई कि एक इंजन आगे लगाओ पीछे लगाओ, फिर वहाँ आगे जाके एक इंजन खाली करो, फिर इधर लेने आएगी, तो उसमें समय भी जा रहा था और ट्रैक बिजी हो रहा था। तो रेलवे बोर्ड ने ये तय किया कि हम इसका स्लोप कम करेंगे, और स्लोप कम करने के लिए सर्वे पूरा हो गया। अब 1 मीटर पे 1 इंच का स्लोप रहेगा, पर चूंकि स्लोप कम होगा तो हमको लंबा सफर थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि घूम के जाना पड़ेगा, उसके लिए भी सर्वे हो गया। इन्वायरमेंट की जो क्लियरेंस थी वो भी आ गई, और ये रिपोर्ट रेलवे पे सबमिट हो गई है और उन्होंने क्लियर दे दिया है। मुझे लगता है अब काम आगे शुरू होगा, 2-3 साल में इसका काम पूरा होने, क्योंकि ये छोटा का ट्रैक ही बचा है, उधर से काम हो गया, इधर से भी काम हो गया, तो ये 2-3 साल में ये काम पूरा होगा। फिर रेलवे स्टेशन मेन ट्रैक पे आएगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन को लेकर जिस प्रकार पहले मैंने एक बार कहा था कि हम जिस प्रकार कमलावती स्टेशन बनाया भोपाल का, उसी तर्ज पे रेलवे ने एक पॉलिसी चेंज की कि पहले वो पीपी मोड पे था, अब उन्होंने कहा हम बनाएंगे, रेलवे बोर्ड खुद बनाएगी, रेलवे मंत्रालय बनाएगा। उसको लेके उन्होंने पूरी प्लानिंग करी। जब ये बात आई रेलवे बनाएगा तो हमने उसमें कुछ इनपुट और डाले। वो इनपुट ये डाले कि जो हमारा पार्क रोड का जो स्टेशन है, हमने कहा इसको भी साथ में लो, क्योंकि भविष्य में यहाँ भी 2 प्लेटफॉर्म और बनाना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेशन की सेचुरेशन है। तो वो भी तय हुआ। जब ये तय हुआ तो हमने उसमें एक और डाला कि आने वाले समय में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पे बहुत स्कोप है, क्योंकि जो मालगाड़ी खड़ी होती है, जो माल ढोते हैं, कि वो शहर में आ गया, पोलो ग्राउंड से हम देखते हैं ट्रकें जाती है, तो उसको लेके हम आगे मालगाड़ी का बना रहे हैं और उसको भी एक ट्रैक रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो इंदौर में हम आने वाले समय 3-3 रेलवे स्टेशन एक साथ बनने वाले, उसकी योजना बन गई है और काम शुरू होने वाला है। तो सांसद जी का आशय ये है कि मुकेश जी, जो आपने कहा, जल्दी ही आपको इंदौर से शताब्दी वंदे भारत दौड़ती हुई दिखेगी। मेन ट्रैक पे आ जाएगा तो सब आ जाएगी। एक सवाल गौरव साक्षी, और उसके बाद फिर जयदीप जी। नमस्ते 2 ही सवाल ले पाएंगे अब। हाँ जी सर। चूँकि ट्रैफिक की काफ़ी चर्चा हुई और ट्रैफिक जो बाईपास वाला जो डिस्कशन निकला था, तो उसमें स्थायी सॉल्यूशन तो आदरणीय सांसद जी ने बता दिया कि आने वाले समय में वो टेंडर पास हो गए हैं और 3-4 साल में हमको ब्रिजेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये समस्या तो अभी ही बहुत विकराल है, जिसका सामना हम जैसे लोग जो बाईपास के उस तरफ रहते हैं उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो टेम्परेरी आने वाले 3-4 साल में जब ब्रिज बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन हम अभी इस समस्या से कैसे निजात पाएँ, इसका टेम्परेरी आने वाले 3-4 साल तक के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, अभी मैं पुलिस माइक आगे ले प्रशासन से बात हुई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि जो बोगदों में भोपाल या कहीं से आते हैं 4 ट्रकें और बसें, हमें इन छोटे बोगदों से बंद करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम अगर होता है तो ये बसों के कारण और ट्रकों के कारण होता है। अब इसमें हमको स्कूल वालों से बात करना पड़ेगी, पेरेंट्स से बात करना पड़ेगी कि बसें भी इस बोगदों में, छोटे बोगदों में बंद करना है। तो थोड़ा जैसे बताया गया अभी महापौर जी ने कि हमको यू टर्न बड़ा होना पड़ेगा, तो स्कूल वालों से बात करके, और अगर शहर सहमत होगा तो ये सजेशन हमने दिया कि बसें और ट्रकें वहाँ छोटे बोगदों में बंद होना चाहिए। ये तत्कालिक सॉल्यूशन। जयदीप जी। बहुत वक्त हो गया है, पर हमारे दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने अरविंद जी के साथ मिलकर 2050 के इंदौर को लेकर जो बात कर रही है वो बहुत आश्वस्त करने वाली है। मेरे पास सिर्फ 2 ही बिंदु है। आपने कह दिया अरविंद भाई इस मंच से कि आज 106 है और हम 80-90 का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको 30-40 से नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। अगर आज हम 80-90 को स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं इस समस्या से रोज जूझता हूँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। 2 बातें बताऊंगा। मैं आज से 5 साल पहले वहाँ कहता था कि मैं 40 AQI के शहर से 400 AQI में आ गया हूँ, और आज हम 80-90 को अगर इस मंच से तस्दीक दे देंगे तो वो गलत होगा। हमको मैं 2 बातें आपको बताता हूँ बहुत छोटी। हम मालवा के पठार पे हैं, हवा हम ऊंचाई पे, हवा बहती है, इस वजह से ये आपको 80-90 दिखाई दे रहा है। दरअसल स्थिति उससे कई गुना गंभीर है, जिस तरह के वायु कण है, लेकिन हवा चलती है और वहां हवा नहीं चलती है। यही 2 अंतर। लेकिन हमारे हरियाली, आपने जो महापौर जी कहा, मेरा प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। अहिल्यावन आपने कहा बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर्स कॉलोनियां बनाते हैं उसमें हरियाली का क्षेत्र होता ही नहीं है, बगीचे होते ही नहीं है। हम में और दूसरे शहरों में एक बड़ा, बहुत सारी अच्छी बातें गर्व करने की, लेकिन एक बुरी बात यह है कि 2021 के मास्टर प्लान में जो हरियाली चिन्हित थी वो सिर्फ कागज पे रह गई, जमीन पर नहीं आई वो हरियाली। हम इस हरियाली को खा गए हैं। उसके अपराधी चाहे जो भी हों, उस अपराध के पाप को हमको ढोना पड़ेगा और उससे मुक्ति का काम आप जैसे दोनों जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। आपने आईडीए की कॉलोनियों में भी जो हर एक क्षेत्र बनाए हैं, आप कंपेयर करके देखिए, दूसरे शहरों के मुकाबले वो छोटे हैं। आप जो लंग्स बनाएंगे उससे ज्यादा जरूरी है कि जो कॉलोनियां बनेंगी प्राइवेट, उसमें हरियाली अगर वो नहीं रखेगा तो उस पर पेनल्टी होनी चाहिए। और नक्शे में हरियाली है और कागज पर हरियाली नहीं है, उस अपराधी को आप कैसे दोष देंगे वो जरूर देखिए। दूसरी बात,
अभी भी इंदौर शहर का एक साइकिलिस्ट जो है वो बम्बई अस्पताल में अपने जीवन से जूझ रहा है। नीरज भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नीरज याग्निक जी, जो इंदौर की साइकिलिंग के लिए एक प्रतीक बने हुए हैं। जो प्रदूषण का मुद्दा था उसी से जुड़ी हुई बात है। साइकिलिंग का शौक परवान चढ़ा है और कोविड के बाद बहुत बढ़ा है, लेकिन उस साइकिलिंग को प्रोत्साहन, लोग दफ्तर भी साइकिल से जाए ना, एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, और हम एम्स्टर्डम क्यों नहीं बन सकते जहां हर व्यक्ति साइकिल लेकर दफ्तर जाने, स्कूल जाने, कॉलेज जाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको ये आश्वस्ति तो मिले कि वो साइकिल लेकर निकलेगा तो एक्सीडेंट में टकराएगा नहीं, घायल नहीं होगा या मारा नहीं जाएगा, क्योंकि साइकिल बहुत चला रहे लोग सेहत के लिए। अगर वो दफ्तर जाने के लिए भी साइकिल चलाएं तो क्या उनको ऐसा ट्रैक मिल सकता है जहां से वो दफ्तर जा सके साइकिल से, तो हम प्रदूषण की समस्या से भी निपट लेंगे और सेहत भी बेहतर रहेगी। कुछ रिमार्क महापौर जी, आपकी ओर से कोई रिमार्क आ जाए? नए इंदौर में तो रोड पे साइकिल ट्रैक हो, इसका हम प्रयास करेंगे, लेकिन पुराने इंदौर में सभी फुटपाथ अतिक्रमण से मुक्त हो जाएं। जिन सड़कों पे डेजिग्नेटेड रोड्स हैं वो दिखने लगे। ये इसका प्रयास गंभीरता से हमको करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रैफिक की समस्या का भी निराकरण की बात करते हैं तो साइकिल और ई रिक्शा ही उसके ऑल्टरनेट है। हरियाली वाले में एक बात इनपुट करना चाहूँगा। पुराने समय की आपने बात की, पुराने समय जो मास्टर प्लान बनते थे वो कागज़ पे ड्रॉ करके बनते थे। मैं बता दूँ, इस बार जो मास्टर प्लान बन रहा है वो GIS की इमेज पे बन रहा है, और सभी GIS की इमेज सरकार के पास मिल गई हैं। उस पर जो एक्सपर्ट है, और हमने कहा ये अधिकारी नहीं बैठे, एक बात और बता दूँ, हमने कहा ये अधिकारी मास्टर प्लान नहीं बनाए, इसमें एक्सपर्ट का इनपुट लिया जाए। तो हम जो एक्सपर्ट हैं, चाहे पर्यावरण के हो या ट्रैफिक के हो, उसको उसमें जोड़ के आने वाले मास्टर प्लान में इस सब का ध्यान रखेंगे। चलिए, एक बहुत ही सार्थक संवाद यहाँ हुआ और हमारे दोनों जनप्रतिनिधि जो यहाँ मौजूद हैं, सांसद शंकर ललवानी जी और महापौर पुष्यमित्री जी, आने वाला इंदौर, मतलब कल का इंदौर, 2050 का इंदौर कैसा, उसको लेकर एक बहुत सार्थक संवाद, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके नतीजे हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। महापौर जी, आखिरी में कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस शहर में ऐसे कई लोग हैं जिनसे आप और सांसद जी समय समय पे संवाद करते रहते हैं, जो अपना एक्सपर्टाइजेशन, अपना समय और यहाँ तक कि अपना पैसा भी शहर के विकास के लिए लगाना चाहते हैं। जनता की भागीदारी इस शहर की एक अलग पहचान है, और मुझे लगता है कि जनता को साथ लेकर यदि हम काम करेंगे तो 2050 के लिए सड़क, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक के मुद्दों पर, जो कि जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं हम असरकारक कुछ करने की स्थिति में होंगे, और हम कहने की स्थिति में होंगे कि जिस तरह से इंदौर 6 बार स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर बना है, इंदौर वाटर प्लस शहर बना। जयदीप भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमको 30-40 से नीचे ही बात करना चाहिए, इससे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए, तब जाके हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। महापौर जी, मेरे एक रिश्तेदार सालों से दिल्ली में रह रहे थे रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने अभी 2 साल पहले दिल्ली छोड़ दी और वो इंदौर रहने आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दिल्ली में रहना ही नहीं। तो ऐसे हालात ना बने। चेन्नई पानी के कारण आज क्या हालत है कि लोग वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबके होते हुए निश्चित तौर पर इंदौर इस दिशा में सार्थक पहल करेगा। जनता आपके साथ है, आप दोनों एक विजनरी लीडर हैं। ये माना जाता है कि जिस काम के बारे में आप बात करेंगे निश्चित तौर पर उसे अंजाम में पहुंचाएंगे। मैं लिड चौक की आयोजन समिति की ओर से आपका आभारी हूँ। मैं आप सबका भी आभारी हूँ कि आप इस सार्थक संवाद के दौरान मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।